हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। फिटर की हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चला रहे हैं। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल के सेक्शन में आप लोग जाएंगे और वहाँ पे पूरी फिटर की जो है फिटर थ्योरी फुल कोर्स में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर के आगे हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो हम करवा रहे हैं इसकी पूरी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे आप अगर आप फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं तो वहाँ भी मैं भेज दूंगा। ठीक है। तो आप लोग हर जगह पे जुड़ जाइए। ज़रूर नहीं कि हर जगह पे जुड़िए, कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं, इसलिए मेरा हर एक प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, क्योंकि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं उससे जो है ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे के फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो वो व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि अब आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए और वहाँ से जुड़िए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। इसलिए मेरा जो है हर प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, लेकिन आपका नहीं। तो अब जो है आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीट मेटल वर्किंग। ठीक है। यानी कि धातु चादरण कार्य। सीट मेटल वर्किंग को हम लोग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा करें। मेरा बहुत इच्छा होती है मेरी कि मैं पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दूं, बट मुझे लगता है कि थ्योरी की जो है आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने सारे कमेंट आते हैं सब ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं। फिर भी मैं सीट मेटल वर्किंग से पहले थोड़ा सा जो है आपको एक थीम बताना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या है सीट मेटल वर्किंग। ठीक है। सीट मेटल वर्किंग का मतलब है कि धातु चादरण कार्य। देखिएगा आप लोग ध्यान से। धातु चादरण कार्य। ठीक है। अब धातु चादरण कार्य होता क्या है, देखिए धातु चादरण कार्य जो है वो आप लोग घरों में देखते होंगे। जैसे आप बॉक्स बनवा के लाते हैं, संदूक हो गया, अलमारी हो गई, वो आप टीन की चादर का बनवा के लाते हैं ना। आप कूलर लेके आते होंगे, वहाँ पे भी जो है हमारा धातु चादरण कार्य प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ जो बहुत बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, जहाज में जो कंटेनर होते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो सब किसकी बनाई जाती हैं? वो सब जो है वो धातु चादरण कार्य की ही बनाई जाती हैं। ठीक है। तो सीट मेटल का कार्य जो है वो बहुत जगहों पे है। जैसे स्टील के फर्नीचर वगैरह भी इसी से बनाए जाते हैं, और उद्योग में जो बड़े बड़े टैंक होते हैं वो सब भी इसी से बनाए जाते हैं। तो इससे बनते क्या क्या हैं? जैसे आपका संदूक हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक है, अलमारी हो गई, अलमारी हो गई, उसी के साथ साथ आपका कूलर हो गया। ठीक है। उसके साथ साथ कई प्रकार के जहाज जो होते हैं, पानी वाले हों चाहे ऊपर वाले हों, सब में जो है धातु चारण कार्य होता है। उद्योग में जो कंटेनर लगते हैं, उद्योग में कंटेनर, तो ये सब किसके बनाए जाते हैं? ये सब धातु के जो है सीट मेटल के बनाए जाते हैं। अब ये सब जैसे मान चलिए कि धातु चारण कार्य की अगर मटेरियल की बात करें तो कौन कौन से ये चादर होता है किस किस मटेरियल का। तो आप लोग जनरली टीन का चादर देखते होंगे। किसका? टीने का। आप लोग कहीं जाते होंगे तो कूलर वाला बोलता होगा ना ये टीने की चादर है। तो आप कहीं कूलर में देखते हैं अगर, और संदूक में देखते हैं, तो इन जगहों पे आपको जो है वो टीने की चादर मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ टीने की ही चादर होती है। ठीक है। जो चादर होती है वो आपकी, वो लोहे की भी चादर हो सकती है, तांबे की भी चादर हो सकती है, शीशे की भी हो सकती है, और टीन की भी हो सकती है। ठीक है। तो कई प्रकार की जो है वो चादर हो सकती है। जैसे लोहे की चादर हो गई, टीन की चादर हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी एल्युमिनियम की चादर हो गई, और उसके साथ साथ शीशे की चादर हो गई, यानी कि लेड की चादर हो गई। ठीक है। शीशे की चादर हो गई। उसके बाद पीतल हो गया आपका। ठीक है। और स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। इन सब की जो है चादरें बनाई जाती हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पस पे जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे मान चलिए कि लोहे की जो चादर होती है, लोहे की चादर क्या होती है, उसमें कभी कभी हम लोग टिन की कोटिंग करते हैं, कभी कभी जस्ते की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है। जो लोहे की ये जो चादर दिख रही है, इसमें कभी कभी हम लोग टिन की कोटिंग करते हैं और कभी कभी जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है। तो जिंक की जो कोटिंग करते हैं हम लोग उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो टिंक और जो है कभी कभी जिंक, जिन और टिंक की भी जो है हम लोग कोटिंग कर देते हैं। ठीक है। अब टिन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग न लगे, और गैल्वेनाइज यानी जिंक की परत भी इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग न लगे। ठीक है। अब टिन की परत जो चढ़ाने का मेन मोटिव होता है वो चमकदार
और जंगरोधी, जंगरोधी, ठीक है। उसी प्रकार से गैल्वेनाइजेशन जिंक की कोटिंग का भी मतलब होता है जंगरोधी, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, इसको आप लोग समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जो है ये तो हो गया आपका धातु चारण। अब जैसे सीट मेटल का आप काम करते हैं तो आपको सीट मेटल का काम करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे सीट मेटल की धातु हो गई, उसको मोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको जोड़ने के लिए आपस में, उसको पीटने के लिए, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग देखते होंगे कहीं बॉक्स वाक्स बनाते हुए, तो वहाँ पे जो है इन सब चीज़ों पे आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा देखते हैं। टूल, कौन कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो औजारों की जो है, जैसे मान चलिए आपका मापी औजार और उपकरण हो गया, तो मापी औजार की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। मापी औजार, ठीक है। उसका दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है आपका चिन्हन औजार, यानी कि मार्किंग डिवाइस। मार्किंग डिवाइस, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है आपका? स्ट्राइकिंग और औजार, यानी कि चोट लगाने के लिए, आघात करने के लिए, उसको पीटने के लिए, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग औजार यानी कि आ, चोट मारने वाला औजार, वाला औजार, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है आपका? कर्तन औजार, कर्तन औजार, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर क्या है? पांचवें नंबर पे आ जाता है हमारा पियर्सिंग औजार। पियर्सिंग औजार का मतलब ये होता है कि जो छेद करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है, छिद्रण औजार, छिद्रण औजार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पियर्सिंग टूल, ठीक है। तो इतने औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे मापी औजार में क्या पड़ता है? स्टील रूल हो गया आपका, स्टील डिवाइस जो मेजर करने के स्टील रूल होता है, जो पटरी होती है वो हो गया, डिवाइडर हो गया, फीता हो गया, कई प्रकार के मापी औजार होते हैं। मार्किंग डिवाइस में क्या हो गया? जैसे पंच हो गया आपका, है ना, स्क्राइबर हो गया, इन सब प्रकार की जो चीज़ें होती हैं। पंच में भी क्या होता है? एक सॉलिड होता है, एक होल वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विभिन्न औजार होते हैं। अब चोट मारने वाले औजार में जैसे आपका हैमर हो गया, कई प्रकार के हैमर होते हैं। रिवेट को फिट करने के लिए अलग हैमर होता है, चादर को ठोकने के लिए अलग हैमर होता है, ठीक है। कर्तन औजार जैसे काटने के लिए, जैसे आप जो है कपड़े काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैंची का प्रयोग करते हैं। तो वहीं पे इसको काटने के लिए भी जो है कैंची टाइप की एक औजार होती है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं? जनरली उससे हम लोग काटते हैं इसको, ठीक है। किसको? स्टील को। उसको हम लोग बोलते क्या है? उसको हम लोग स्निप बोलते हैं। जो इसमें कैंची जैसा होता है उसको स्निप बोलते हैं। तो स्निप से क्या होता है? बिल्कुल कपड़े के जैसा, कैंची जैसा होता है, कटाता है ये, ठीक है। उसके बाद पियर्सिंग औजार यानी कि छेद करने के लिए औजार होता है, ठीक। तो ये सारे औजार होते हैं। तो अब जो है ये आप सीट मेटल के बारे में इतना जान गए होंगे। उसके साथ साथ सीट मेटल में कुछ जॉइंट होते हैं। सीट मेटल में रिवेट किया जाता है। सीट मेटल को जोड़ने के लिए जो धातु की चादर होती है उसको आपस में जोड़ने के लिए रिवेटिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? रिवेट कर दिए, ठीक है। तो इसके कुछ जॉइंट होते हैं। बिना जॉइंट के जो है आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो जॉइंट का प्रॉपर एक मेथड होता है, ठीक है। तो जॉइंट में कौन कौन सा होता है? एक होता है बट और लैप। तो सिंगल बट होता है, डबल बट होता है, सिंगल लैप होता है, डबल लैप होता है, ठीक है। और इसमें जो जोड़ के प्रकार होते हैं वो डायमंड रिवेटिंग के प्रकार होते हैं। जैसे डायमंड रिवेटिंग हो गया, जिगजैग रिवेटिंग हो गया। तो इस प्रकार के जो है कुछ रिवेटिंग के प्रकार होते हैं। यानी इस पंक्तियों पे जो है हम लोग रिवेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है इतना बेसिक सा थीम हम जो है आपके अंदर बना चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहला क्या है? गैल्वेनाइज आयरन को कोट किया जाता है। तो जो गैल्वेनाइज आयरन है उसको हम लोग अभी पहले ही बता चुके हैं, इसको कि आप जिंक से कोट करते हैं, यानी कि जस्ते से, ठीक है। जब आप जस्ते से कोट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? गैल्वेनाइज आयरन कहलाएगा, ठीक है। जिंक से करेंगे
तो गैल्वेनाइज कहलाएगा। अब गैल्वेनाइज जिंक से करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो है संक्षारण जो है वहाँ पे नहीं हो, संक्षारण ना हो, है ना। कॉपर भी होता है, कॉपर की भी कोटिंग की जाती है, लेड की भी की जाती है, टिन की भी की जाती है, लेकिन गैल्वेनाइज की बात कर दिया है तो गैल्वेनाइज में हम लोग सिर्फ कोटिंग करते हैं तो जिंक की, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी धातु का गुण जिसके कारण इसे सीटों में रोल किया जा सकता है। तो सीटों में यानी कि चादर के रूप में बनाने के लिए धातु का जो गुण होता है वो होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। मेलाइबिलिटी का गुण जो है वो किसी भी मटेरियल को पीट पीट कर उसको चादर के रूप में बनाना जो है वो मेलाइबिलिटी कहलाता है, आधार वर्धनीयता कहलाता है। और तन्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को तार के रूप में खींचना, ठीक है, तार बना देना। इलास्टिसिटी का मतलब है कि लोड लगाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाना, अपनी अवस्था में आ जाना, ठीक है। उसके बाद ये टेंसिटी हो गया। अब जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी है, ठीक है। कौन सी धातु जो है वो आपका कोरोजन रेजिस्टेंस है, यानी कि कौन सी धातु अगर हम लोग यूज़ करें तो हमारे पास जो है वो संक्षारण नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो है टिन, ठीक है। तो टिन की हम लोग कोटिंग करते हैं, तो टिन की कोटिंग दो चीज़ों के लिए करते हैं हम लोग धातु चादर में, ठीक है। एक तो चमक बनाने के लिए, ठीक है, और एक क्या होता है जंग से रोकने के लिए, जंग से बचने के लिए, ठीक है। ये दो चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं टिन का, ठीक है। अब क्या है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेट के सैंक को फैलाकर रिवेट बनाया जाता है। किस प्रकार का हथौड़ा होता है जिसका उपयोग रिवेट का जो सैंक होता है ना, सैंक यानी कि जो निचला पार्ट होता है रिवेट का, तो उसको फैलाकर रिवेट बना देते हैं। तो इसको जब आप थोड़ा सा देखेंगे रिवेट के बारे में, रिवेट तो खैर कई प्रकार के होते हैं, हेड के अनुसार बंटे होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो है वो चपटे पिन वाला रिवेट ले रहे हैं, ठीक है। बाकी पैन हेड, चपटा पिन कई प्रकार का होता है। ये बॉडी होती है और ये क्या होता है, निचला पार्ट टेल होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या हो गया, ये हेड होता है, ये बॉडी हो गई, ये टेल होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है सैंक को फैलाकर रिवेट बनाया जाता है तो बाल पिन हथौड़ा होता है, ठीक है। बाल पिन हथौड़ा होता कैसा है कि बाल पिन हथौड़ा जैसे आपका ये हैमर हो गया ना, तो इसका एक पार्ट जो है बिल्कुल गोला बाल आकार का होता है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है बाल पिन हथौड़ा बोलते हैं हम लोग। बाकी क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन जो हथौड़ा होता है, तो क्रॉस पिन जो होता है, जो हैंडल होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट में अगर हैंडल ऐसे ऐसे है तो क्रॉस जो है वो ऐसे ऐसे रहेगा, हथौड़े की जो है एक नोक जो है वो इस अक्ष पर रहेगी, तो वो क्रॉस पिन होता है। स्ट्रेट पिन के अब क्या होता है, जैसे मान चलिए हथौड़ा हो गया आपका, तो ये हथौड़ा हो गया और इसी दिशा में इसका जो है पिन भी है और इसी दिशा में जो है इसका हैंडल भी है, तो स्ट्रेट पिन हो गया। साफ्ट पिन हथौड़े में कई सारे हथौड़े आते हैं, ठीक है। जैसे लेड का हथौड़ा आता है, लकड़ी का हथौड़ा आता है, जैसे जिसे मैलेट कहते हैं। कम से कम 5 से 6 प्रकार के इसमें सॉफ्ट पिन में हथौड़े आते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। जैसे मैलेट हो गया, उसके बाद लेड वाला हो गया, तो कई सारे हथौड़े आते हैं जो सॉफ्ट पिन में आते हैं, लेकिन सॉफ्ट पिन का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है रिवेट के शैंक को रिवेट बनाने के लिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम हथौड़े के हैंडल की लंबाई 325 होती है, ठीक है, 325 मीटर होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे क्या कहते हैं। सीट मेटल की जो मोटाई होती है ना डियर, उसको हम लोग जो है एक नंबर में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग गेज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप कहीं जाते हैं ना तो आपसे बोलता है कि हाई गेज, यानी कि आप जब कूलर लेने जाएंगे, मैं तो गया हूँ, तो मैं गया था अपने एक मित्र के यहाँ, तो पहले मुझे नहीं आइडिया था कि, पता था कि गेज जो है वो उल्टा चलता था, लेकिन ये नहीं, रियलिटी नहीं पता था हमको, लगा इंडस्ट्री वगैरह में। बाकी यहाँ पे जो ग्रामीण इलाकों में या सिटी उटी में जो कूलर वगैरह बनाते होंगे उनको इसका आंकड़ा नहीं होता होगा, लेकिन वो लोग जो है जहाँ से भी ये सीट मेटल खरीदते हैं, जो धातु की चादर खरीदते हैं ना,
तो मैं कानपुर गया हुआ था अपने मित्र के यहाँ, तो उनको जो है कूलर लेना था, तो वो हमको बुला के गए थे वो, तो वहाँ पे मैं जब गया तो वो बोला कि 24 गेज का जो है ना वो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 26 गेज। समझ रहे हैं? यानी कि 26 गेज वाला जो है ना वो सस्ता मिलेगा। तो हमने उनसे पूछा कि गेज आप इसका मतलब समझ रहे हैं? तो बोला हाँ 26 गेज है, मतलब ये चादर पतली है। तो बिल्कुल करेक्ट, वो जो है बिल्कुल सही जानता था वो जो शॉपकीपर था। उसको पता था कि गेज जो है वो उल्टा चलता है, यानी कि जितना ज़्यादा गेज बढ़ेगा उतनी ही चादर की मोटाई जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सीट मेटल की जो चादर होती है उसकी मोटाई जो होती है वो गेज में मेज़र करते हैं हम लोग, और उसका जस्ट अपोजिट होता है। गेज बढ़ेगा, अगर 25 गेज का है 26 गेज का आप लोगे तो सस्ता हो जाएगा, है ना। उसके बाद बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। अभी स्निप के बारे में हमने आपको बता दिया था कि स्निप जैसे कैंची होती है कपड़ा काटने के लिए, उसी प्रकार से स्निप होता है क्या काटने के लिए, तो चाहे वो स्टील का आपकी चादर हो गई उसको आराम से बहुत आसानी से काट सकता है कौन, स्निप। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेंट स्निप जो है वो क्या काटता है। तो देखिए स्निप जो होता है वो ऐसे कैंची नुमा होता है। हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ऐसे कैंची नुमा शायद होता है वो, और उसके जबड़ा बना होता है ऐसा। ठीक है, तो देखिए बेंट है अगर ना तो वो कर्व लाइनों के साथ सीट काटने के लिए होता है भाई, वो टेढ़ा होता है पहले से ही। तो जो स्ट्रेट होगा वो तो जो है वो सीधा सीधा सीट को काटेगा। ठीक है, और सीट को काटने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे बर्स को निकालने के लिए, सीट पर सुराख बनाने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब गलत हो जाएंगे। काटने का जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन ही है यहाँ पे, है ना। तो और वो भी कैसा, कर्व लाइनों के साथ। ठीक है, क्योंकि ये बेंट है। उसके बाद सीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूवर्स को प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य होता है। हैंड ग्रूवर जो होता है वो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो जो हैंड ग्रूवर होते हैं वो ग्रूव सीव को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ग्रूव की सीमिंग होती है उसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं। मैलेट का हमने आपको बता ही दिया है, मैलेट किससे बनाया जाता है, हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। ये क्या है, सॉफ्ट पिन हैमर में आते हैं। लेड भी जो है वो सॉफ्ट पिन हैमर में आता है। ठीक है, और जहाँ तक ब्रास भी जो है वो सॉफ्ट पिन हैमर में आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, कापर और ब्रास की सीटें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कापर और ब्रास की जो सीटें होती हैं वो कैसी होती हैं, डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल यानी कि कापर जो है वो डक्टाइल इसलिए होता है क्योंकि कापर की आप लोग घरों में वायर देखते हैं, तार देखते हैं ना आप लोग, कॉपर की होती है। तो बोलते हैं ना कापर की वायर अच्छी महंगी है, कापर की वायर लगवाइए, वायरिंग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कापर में डक्टिलिटी का गुण अच्छा होता होगा, और डक्टिलिटी का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को अगर तार के रूप में बन जा रहा है तो उसकी डक्टिलिटी अच्छी है। तो इसका मतलब हो गया कि डक्टाइल हो गया कापर और ब्रास, और साथ साथ मेलाइबल भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डक्टाइल के साथ हार्ड है तो हार्ड तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ब्रास जो होता है वो मेलाइबल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, छत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट उपयुक्त होता है। अब आपको हेड बनाना है, छत बनाना है, तो छत के निर्माण के लिए आपका जो हेड होता है वो डबल ग्रूव सीम सीम जॉइंट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, बोलते मेरा जबड़ा दर्द करने लगता है, फिर भी आप लोग जो है वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हो ना दूसरों के साथ शेयर करते हो। इतनी अच्छी जानकारी जो है शायद ही कोई आपको दे रहा होगा। मैं देखता हूँ अन्य चैनलों पे ऑब्जेक्टिव जहाँ पे सेशन कराए जाते हैं वहाँ पे बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, छत निर्माण के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट उपयुक्त होता है। ऑप्शन सही है डी, टिक मार के आगे बढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो पता चलें, याद रह जाएँ चीज़ें। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब अगर आपके काम का नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब मत करिए, बट उन लोगों तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पंच किया हुआ सुराख है, पंच यानी कि छेद कर दिया गया है। ठीक है, उसके चारों ओर धातु को जो है चपटा करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे बाल पिन हैमर ही जो है वो प्रयोग में लाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रिवेटिंग में जो है रिवेटिंग करते समय या धातु चादन कार्य करते समय सबसे मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है वो बाल पिन हैमर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है जिसमें एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रख करके आपस में जोड़ा जाता है, तो होता है लैप ज्वाइंट। ठीक है, लैप ज्वाइंट होता कैसे है, ये कह रहा है कि सीट मेटल का एक सिरा दूसरे सिरे पर रख करके, ये देखिए इस प्रकार से कह रहा है, यानी ये सिरा इस पर रखा गया है, अब इसको जोड़ा जा रहा है, तो क्या हो गया, ये लैप हो गया। लैप का मतलब होता है चढ़ाव ज्वाइंट। लैप की अगर आप लोग हिंदी देखेंगे तो चढ़ाव जोड़। अब वहीं पे एक सिरा दूसरे सिरे पर सिर्फ टच कर रहा है हेड पे हेड, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लोग बोलेंगे बट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे। सीट मेटल कार्य केवल धातु की सीटों पर किया जाता है जिन्हें बनाया जाता है। सीट मेटल कार्य जो है वो कैसी धातु पर किया जाता है, यानी कि किस प्रकार की धातु पर जो है सीट मेटल कार्य किया जाता है, तो जो धातु रोल करके बनाई जाती हैं उन पर ही हम लोग जो है सीट मेटल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद एल्युमिनियम की सीटों का प्रयोग में लाने के निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कारण है। एल्युमिनियम की सीट की प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम की सीट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो एल्युमिनियम की जो सीट होती है ना वो बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही हल्की होती है, इसीलिए इसको हम लोग हवाई जहाज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ को उड़ना होता है और हल्का होगा तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्या है, जॉब को जब 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाना होता है तो निम्नलिखित में से किस नोच का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे वी नोच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये सब। 17 नंबर क्या है, जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। शेपिंग और सीमिंग करना है आपको फनल व टेपर्ड वस्तुओं की, तो वहाँ पे जो आप स्टेक प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे फनल स्टेक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्टेक डबल एंडेड आश्रय देती है। कौन सी स्टेक जो होती है वो जो डबल एंडेड जो है वो आपकी जो है बताती है, जिसमें डबल एंडेड जो है वो आपका काम करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होती है हॉर्स स्टेक। हॉर्स स्टेक जो है वो ऐसी स्टेक होती है जो दोनों प्रकार के दोनों तरफ जो है एंड जो है आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या होती है, डबल एंडेड होती है, डबल एंडेड होती है कौन सी, हॉर्स स्टेक। उसके बाद लीस्ट बेंड रेडियस निर्भर करता है, जो लीस्ट बेंड रेडियस होता है वो निर्भर करता है किस पे, प्लेट की मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, और प्लेट की दिशा पर भी निर्भर करता है, वो ध्यान दीजिएगा। जो लीस्ट बेंड रेडियस है वो प्लेट की मटेरियल थिकनेस और प्लेट की दिशा पर भी निर्भर करता है, और किस पे मिलता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो है वो वर्किंग टेम्परेचर यानी कि कार्यकारी तापमान पर, तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 0.4 mm से कम थिकनेस वाली सीटों से विभिन्न प्रकार के हेम्स और सीम्स बनाने के लिए अलाउंस होना चाहिए। तो 0.4 mm से कम थिकनेस की है तो उसमें आप कोई प्रकार की जो है अलाउंसेस नहीं देंगे। ठीक है, उसमें जो है नो अलाउंसेस, किसी प्रकार की जो है वो छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा पतली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हेम दिखाया गया है, तो ये हीमिंग इसको बोलते हैं, यहाँ पे हेम लिखा हुआ है जो, इसको हम लोग हीमिंग बोलते हैं। हेमिंग का मतलब होता है, आप बॉक्स वॉक्स में देखते होंगे तो लास्ट में जो है आपको वो मोड़ देता है, अंतिम में जाके ऐसे पतली सी चादर होती है और वो जो है 2 बार जो है वो मोड़ता है। अगर एक बार सिर्फ मोड़ रहा है तो वो सिंगल हो जाएगा, 2 बार मोड़ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से चादर आई है, एक एक परत यहाँ गई है, फिर एक परत जो है ऐसे मुड़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 2 बार मुड़ी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल हीमिंग बोलेंगे, डबल हीमिंग बोलेंगे। अगर सिर्फ एक बार चादर आई और सिर्फ एक बार ऐसे मुड़ गई तो वो क्या हो जाएगी, सिंगल हीमिंग हो जाएगी। ठीक है, और डबल हीमिंग का मतलब क्या हुआ, एक बार आया यहाँ तक गया और फिर यहाँ से मुड़ गया तो वो डबल हीमिंग हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या है, चित्र में दर्शाए गए ग्रुप्स ज्वाइंट की जी की गणना की हुई लंबाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है। ग्रुप्स ज्वाइंट है तो उसके बारे में पूछा है, तो उसमें जी की जो गणना की हुई लंबाई होती है वो 13.5 mm होती है। ये कुछ डाटा है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हाईली कोरोसिव एसिड टैंकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीट प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोरोसिव एसिड टैंक है तो हम लोग ऐसी सीट का प्रयोग करेंगे जो कम कोरोसिवनेस हो, है ना, यानी कि जिसमें जंग लगने की। कोरोसिव एसिड टैंक का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा उसमें जंग लगने की संभावना है और उसमें क्या है, अम्ल है, उस टैंक में अम्ल भरा है। तो वहाँ पर जो है आप लोग कौन सी सीट का प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये बार बार आपका पेन टैब जो है वो हिल जा रहा है यहाँ से, 23 जी। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो आप लोग हाईली कोरोसिव जो सीट यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, तो वो है लेड सीट। क्योंकि जो लेड सीट होती है वो उसमें सबसे कम जंग लगने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए जो है आप लोग 23 का जो है वो करेक्ट आंसर डी मानेंगे, ठीक है। गैल्वेनाइज आयरन सीट भी जो होती है और स्टेनलेस स्टील सीट भी होती है, वो भी क्या होती है, वो होती है, बट जो स्टील होती है वो क्या होती है, एसिड के साथ साथ रिएक्शन भी कर सकती हैं। और गैल्वेनाइज आयरन सीट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना आपकी लेड सीट इफेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चित्र में दर्शाए गए स्पेशल नट का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। जो ये नट दिखाया गया है चित्र में, इसका नाम क्या है, तो ये जो नट दिखाया गया है ये नट जो है इसको हम लोग स्पीड नट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से दिखाया गया जो है, सॉरी, वो किस प्रकार का नोच है, तो ये नोच जो है वो स्ट्रेट नोच कहलाता है। 25 का ए हो जाएगा। ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक होता है। तो ब्रेजिंग जो है वो नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। ब्रेजिंग जो होता है ना वो वेल्डिंग का एक पार्ट होता है। बेसिकली जो है आप जब देखेंगे, वेल्डिंग जो है 3 प्रकार की होती है, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये हेट्रोजीनियस की हम लोग बात करते हैं जब, तो यहाँ पे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग 2 प्रकार जो है आती है। तो सोल्डरिंग का टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रेजिंग, ठीक है। तो सोल्डरिंग का जो टेम्परेचर होता है और ब्रेजिंग का टेम्परेचर होता है, तो जो ब्रेजिंग का यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो होता है 400 450 डिग्री से अधिक, ठीक है। परंतु साथ साथ बेस गलनांक से जो है वो कम होता है, ठीक है। वहीं पे सोल्डरिंग का जो तापमान होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग 310 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम, लेकिन बेस धातु से क्या होगा, कम, ठीक है। अब बेस धातु से कम इसलिए होता है कि अगर बेस धातु से अधिक हो गया तो जो मेन हमारा वर्कपीस है वही गल जाएगा, तो उतना जो है हमको गलनांक नहीं लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 427 से अधिक हम लोग ले जा सकते हैं, 500, 600, 700 तक, 800 तक ले जा सकते हैं। जनरली 800 तक होती है ब्रेजिंग का टेम्परेचर। बट अगर हमारी बेस धातु का अगर मान के चलिए कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही जो है वो गल जाता है, तो हमको 400 450 तक ही करना पड़ेगा, ठीक है, 500 तक नहीं ले जाना है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 27 पे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोड की धातु कौन सी होती है। तो रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन सी वेल्डिंग आती हैं, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर यूज़ करते हैं या कार्बन यूज़ करते हैं शायद। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की जो धातु होती है वो कॉपर की होती है, ठीक है, कार्बन की नहीं होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन, ये 3 प्रकार की वेल्डिंग जो होती है। अगला चैप्टर हमारा वेल्डिंग है तो उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ये तीनों वेल्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। तो रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में जो पावर सप्लाई का स्रोत होगा ना
वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। किसी भी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ब्रेजिंग की बात नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस की कोई भी आपकी वेल्डिंग होती है तो वहाँ पे हम लोग सदैव स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको करंट कम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब क्या है, सोल्डर एक ब्रेजिंग अलाय है जिसमें प्रायः मिले होते हैं। स्पेल्टर, स्पेल्टर यूज़ कहाँ होता है, स्पेल्टर जो है वो ब्रेजिंग ज्वाइंट में यूज़ किया जाता है। किसमें, ब्रेजिंग में यूज़ किया जाता है स्पेल्टर। ठीक है, स्पेल्टर क्या होता है, उसका जो है वो किसका किसका बना होता है स्पेल्टर। तो स्पेल्टर जो आपका होता है वो होता है 50% कॉपर और 50% जिंक। तो 50% कॉपर और 50% जिंक से जो बना होता है वो क्या होता है, स्पेल्टर होता है। और स्पेल्टर कहाँ यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है ब्रेजिंग में। ठीक है, उसके बाद ब्रेजिंग एक विधि में फिलर रॉड के गलनांक की रेंज 620 से 800, देखिए हमने आपको बताया था ना कि 810 तक भी हम लोग रखते हैं, तो वही आ गया है। बट क्या करना है, हमको रखना है कम बेस धातु से, 800 होती है। इसका प्रयोग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह विधि जो है वो कौन सी विधि है, तो ये उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी ब्रेजिंग की विधि है जिसमें 620 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग करंट टेम्परेचर रखते हैं। तो ये होती है सिल्वर ब्रेजिंग। ठीक है, इससे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल ब्रेजिंग रॉड का प्रयोग एल्युमिनियम को ब्रेज करना संभव क्यों होता है। नॉर्मल ब्रास ब्रेजिंग रॉड का प्रयोग से एल्युमिनियम को करना असंभव इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है ना वो बहुत ही कम होता है। एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे एल्युमिनियम का जो है बहुत अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा। बहुत हार्ड होता है, एल्युमिनियम का गलनांक बहुत कम होता है और यह ब्रास से पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ये कम हो जाता, इसीलिए जो है ये असंभव होता है। ठीक है, उसके बाद 31 हो गया है। अब 32 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ये चैप्टर, इसमें जो है 70 से 72 क्वेश्चन ही हैं। तो एक क्लास जो है वो कल के लिए हम लोग छोड़ के रखते हैं। साथ ही साथ इसकी आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये क्लास ख़त्म हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट 35 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट तक क्लास हो, 30 से 40 के बीच में आपकी क्लास रहे, यही मैं ट्राई करता हूँ हमेशा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।